and let's start the discussion. Meanwhile, if we feel the peoples are trying to enter, we'll definitely entertain them. ठीक है. So the query comes with the bagging and the boosting, so directly coming on the point and having discussions on that. उन पे ही हम बात कर लेते हैं सीधा. तो directly coming on point. So जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली एंसेंबल मेथड्स. सो एंसेंबल टर्मिनोलॉजीज आई सपोज क्लियर टू ऑल, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंसेंबल देन यू वुड. जी, छोटे छोटे मॉडल को मिलाकर एक बड़ा, मतलब छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं, उनके बेसिस पे जो डिसीजन बनता है वो बड़ा मॉडल उसे एज आउटपुट प्रेजेंट करता है. वेरी नाइस. देखिए, अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, जैसे मैंने आपसे बताया था एंट्रोपी वर्ड के बारे में कल डिस्कशन किया था, इंफॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी. होता क्या है, मशीन लर्निंग का मतलब है एक ऐसी चीज़ हम लोगों के पास में हमारा एक्सपीरियंस है, हमें बताने वाले हैं, लोग देखने वाले हैं और इमीडिएटली फीडबैक देने वाले हैं. तो अगर हमारी कोई एक मशीन लर्निंग काम नहीं कर रही है, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि अगर वन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज नॉट वर्किंग, देन अनदर काइंड ऑफ एल्गोरिथम इज इमीडिएटली रिपीटेड. क्योंकि हमारे जो HI है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसमें एल्गोरिथम्स भी चेंज होती रहती हैं कंटिन्यूअसली. तो अगर हमें एक प्रोसेस से समझ में नहीं आ रहा तो इमीडिएटली वी जंप ऑन द अनदर प्रोसेस, है ना. अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम बात करते हैं किसके लिए, जब हम बात करते हैं मशीन के लिए, मशीन को हमने ट्रेन किया और एक सर्टेन एल्गोरिथम से ट्रेन किया, तो इट हैज़ नो ऑप्शन. इसके पास तो ऑप्शन नहीं है ना. हम कोई चीज़ को गलत बोलते हैं, हमने कुछ सीखा, लेकिन सीखने के बाद कुछ गलत बोला तो हमारा एनवायरनमेंट हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है, कहता है नो इट्स रॉन्ग, मेक इट करेक्टेड एंड गो फॉर इट. इसको हम मैनेज कर लेते हैं बड़ी इजीली, वी कैन डू इट. लेकिन ये मशीन के साथ में नहीं होता. तो मशीन के साथ जब ऐसा नहीं होता तो हमें उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना होता है. सीधी सी शब्दों में समझे तो जब हम मशीन की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंसेंबल मेथड यूज़ करते हैं. और स्वीट एंड सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एंसेंबल को दिखाया गया है. Ensemble methods are the technique that aim to improving the accuracy. टारगेट है सिर्फ एक्यूरेसी इंप्रूव करने का. Results in models by combining multiple models instead of using a single model. हम किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए एक सिंगल मॉडल पे काम ना करके उसके हम मल्टीपल टाइप ऑफ मॉडल्स बनाते हैं जिनके मल्टीपल टाइप ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं. ठीक है. The combined model increases the accuracy of the result significantly. This has boosted and popularity of ensemble methods in the machine learning. तो ये एंसेंबल मेथड कहलाता है जिसमें आप मल्टीपल मॉडल्स को आप यूज़ करते हैं. अब जब हमने एंसेंबल मेथड को समझ लिया तो वी अंडरस्टूड हियर. अब हमें यहाँ क्लियर होता है कि एंसेंबल मेथड्स में बेसिकली हम इसको ब्रॉड कैटेगरी में करते हैं. तो दिस डायग्राम हेल्प यू. दिस वन. सो दिस कैन बी बेसिकली अचीव. अब अचीव करने के कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए. तो अचीव करने के जो तरीके हैं, द फर्स्ट इज बैगिंग, अनदर इज बूस्टिंग एंड थर्ड इज स्टैकिंग. 3 तरीके से हम एंसेंबलिंग कर सकते हैं, चीज़ों को जोड़ सकते हैं. भाई आपसे कोई कहे तो आप कैसे करेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट. आपसे कहे कई सारी चीज़ों को, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है. तो कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा. आप क्या करेंगे, तो वही प्रोसेस कहला रहा है. एक बैगिंग प्रोसेस है, दूसरा बूस्टिंग है एंड थर्ड वन इज अ स्टैकिंग प्रोसेस. सो लेट्स कम वन बाय वन. फर्स्ट टाइम कमिंग ऑन अ बैगिंग प्रोसेस. ये सब आप स्टडी कर लीजिएगा. डायरेक्टली कमिंग ऑन बैगिंग. अब बैगिंग इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ बूट स्ट्रैप. अब ये बैगिंग जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक तो होती है बूट स्ट्रैपिंग में, एक होती है एग्रीगेशन में. ठीक है. तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो बैगिंग का जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड. जी जी सर ये इन बिटवीन जो सीक्वेंशियल टेक्निक्स एंड पैरेलल एंसेंबल टेक्निक्स, ये भी सर क्लियर नहीं हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं. अच्छा, इस पे भी आते हैं. ठीक है, चलिए तो एक स्टेप ऊपर चलते हैं. बैगिंग से जस्ट ऊपर है सर. ठीक है, मैं इसमें ऊपर भी आ जाता हूँ. अब हमने कहा कैटेगरीज कर दिया, डिवाइड कर दिया. एंसेंबल मेथड्स को भी 2 तरीके में डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब आप ध्यान से समझिएगा, जब भी टर्मिनोलॉजी को आप पिक करने की कोशिश किया करिए, कीवर्ड को. जैसे हम कीवर्ड को पिक करते हैं, सीक्वेंशियल असेंबल एंड पैरेलल असेंबल, जब आप चीज़ों को 1 to नेक्स्ट करते हैं तब इनको बोलते हैं हम सीक्वेंशियल मेथड. सीक्वेंशियल मेथड का मतलब फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. और जब सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल एंसेंबल मेथड. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जरा देखिएगा, मैं आपको अपनी फिंगर शो करता हूँ. तो 1 2 3 4, मैं अपनी चारों फिंगर्स को एंसेंबल किया, बट
सीक्वेंशियली। अनदर मेथड, मैंने अपनी चारों फिंगर को एंसेंबल किया पैरेलली। ब्रॉड सेंस बिल्कुल समझ जाइएगा, जैसे चार मेरे जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उन चारों मॉड्यूल एट अ टाइम अपीयर हो रहे हैं। तो जब एट अ टाइम अपीयर हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। यही आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ensemble method falls into the two broad categories, sequential ensemble technique and the parallel ensemble technique. Sequential ensemble technique generates base learner in a sequence. सीक्वेंस में काम करता है। बेस लर्नर आप किसको बोल रहे हैं? बेस लर्नर इसको बोल रहे हैं कि जो आपने अलग अलग मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाए हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपकी क्लास, आप सपोज कीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मैंने सपोज कीजिए जो मेन टारगेट है जो मुझे सिखाना है वो मैं बेस लर्नर मैं हूं, और आप सब लोगों का काम क्या है कि अपने आउटकम से मेरे बेस लर्नर की एक्यूरेसी को इंप्रूव करना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, आप लोग बीएसएनएल में हैं और आप लोग को बीएसएनएल का काम अच्छा आता है, मैं आपके स्विचिंग के बारे में बात करना स्टार्ट करूं। सो आई एम अ बेस लर्नर, और उन लर्नर में आप सब लोग जो मॉडल्स हैं अलग अलग वो एनसेंबल्ड हुए हैं। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि क्योंकि बिकॉज आई एम द बेस लर्नर, मेन मशीन में हूं, मेन लर्नर में हूं, तो आप सब अलग अलग मॉडल्स मेरी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जब आप बेस लर्नर की एक्यूरेसी को पहले एक ने इंप्रूव किया, फिर दूसरे मॉडल ने इंप्रूव किया, फिर थर्ड मॉडल आया, फिर फोर्थ मॉडल आया, तो जब इस तरीके से मॉडल सीक्वेंस में आते हैं, बेस लर्नर जो मेन लर्नर है इसको बेस लर्नर बोलते हैं, जिसकी एक्चुअली एफिशिएंसी हमें इंप्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ अदर मॉडल्स। बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो बेस लर्नर है उसको हम एडेप्टिव बूस्टिंग यानी कि हम उसको एडा बूस्ट बोलते हैं। एक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया। Sequential generation of base learner promotes the dependency between the base learners. The performance of the model is then improved by assigning higher weights to the previously misrepresented learner. That's it. मतलब हुआ क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर वही बात करता हूँ कि मैं बेस लर्नर हूँ, मुझे बीएसएनएल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे सपोज कीजिए सबसे पहले जितेंद्र जी आते हैं, जितेंद्र जी ने समझाया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, मैंने उसको लर्न कर लिया। लर्न करने के बाद में उसके बाद हो सकता है कि इनके बाद में दुशान जी आते हैं, वो हमसे कहते हैं कि नहीं आपने वो जो चीज़ सीखी है उसमें ये करेक्शन कर लीजिए, जो आपने सीखा है जस्ट डू दिस करेक्शन इन दैट, आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। तो जैसे ही वो मुझे करेक्शन बोलते हैं तो इससे क्या हुआ कि मैंने अपने और दोनों की बातों में से मैंने वेट कैलकुलेट किया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से मुझे लगा कि किसकी बात ज़्यादा सही है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वेट हम क्या करते हैं, हम उसको इंप्रूव कर देते हैं। तो लर्नर क्या करता है, अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को सिखाने के लिए, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल है। एक छोटा बच्चा है, उसको सिखाने के लिए उसके घर में उसके भाई बहन भी हैं उसी की एज ग्रुप से थोड़े बड़े, और उसके पेरेंट्स भी हैं। अब भाई बहन ने किसी चीज़, बच्चे ने किसी चीज़ को देखा, बाहर कोई जानवर है, उसको देख के बोला वो कोई है, तो अब जो भाई और बहन था उसको देख के उसने उसको कहा कि नहीं ये गधा है, इट्स लुक लाइक अ डोंकी, उनको डोंकी बता दिया। लेकिन आपके पेरेंट्स आए और पेरेंट्स ने आके बोला कि नहीं ये डोंकी नहीं है, इट्स बेसिकली ज़ेब्रा, ये ज़ेब्रा है। तो अब ये क्या हुआ, ये दैट इज व्हाट द सिक्वेंशियली इंप्रूव कराया कि जो डोंकी से पहले बताया गया था वो डोंकी ना होके कौन है, वो ज़ेब्रा है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एनसेंपलिंग ऑफ द मॉडल। अलग अलग मॉडल से हम आउटपुट लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो बेस लर्नर वो बच्चा हो गया, भाई जो हो गया वो फर्स्ट मॉडल हो गया, फादर जो हो गए वो सेकंड मॉडल हो गया। अब ये सीक्वेंस में एक साथ अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडेप्टिव बूस्टिंग, और शॉर्ट में एडा बूस्ट। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टर्म है ये एडा बूस्ट। कमिंग ऑन द सेकेंड वन, अब दूसरे वाले पे आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बेस लर्नर को पैरेलल ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमने रैंडम फॉरेस्ट की केस में पढ़ा था। रैंडम फॉरेस्ट में हमने क्या कर रहे थे, हम पैरेलल रूट नोड के साथ पैरेलल ऑप्शन क्रिएट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए। तो जब हम पैरेलल ऑप्शन करते हैं, जैसे एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी की एज 30 से कम है, डिसीजन ट्री बनाते हैं, किसी की एज 30 से कम है, तो क्या वो फिट है, नहीं है। तो हमने दो पैरेलल रूट क्रिएट किए, दो मॉडल एक साथ किए। क्या मॉडल क्रिएट किए कि पहला मॉडल हमने किया उसकी ईटिंग हैबिट क्या है, वो जंक खाते हैं, 30 से कम है, फिट नहीं होंगे। वो 30 से कम है, जंक नहीं खाते, फिट होंगे। तो पैरेलली हमने मॉडल लगाने स्टार्ट किए, चेक करना स्टार्ट किए उनके पैरामीटर्स को। तो जब हम पैरेलल लगा देते हैं मॉडल्स को और पैरेलली मॉडल किसी सर्टेन लर्नर को आउटपुट देते हैं, जैसे जू में आप बच्चे को लेके गए, भाई भी है, फादर भी है, मदर भी है, सिस्टर भी है, सब मिलके बता रहे हैं कि ये एक साथ इनपुट दे रहे हैं। दिस इज ऑल आर सेइंग दैट दिस इज बेसिकली अ मंकी,
तो नाउ इट इज कॉल्ड एज अ पैरेलल आउटकम। सीधे आपने पैरेलली उसको प्रोसेस दे दिया, सभी लोगों ने उसको मंकी मंकी एक साथ ही बोला। तो जब पैरेलल आउटकम्स आते हैं, एक लेयर में आउटकम्स आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये। तो रैंडम फॉरेस्ट में यही हुआ था कि सारे ट्रीज एक साथ आउटपुट देते हैं, फिर उनकी हम एवरेजिंग करके नेट रिजल्ट निकालते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली पैरेलल एनसेंबल मेथड। तो पैरेलल एनसेंबल की यहां पर हमने देख लिया, समझ लिया। तो ये बेस लर्नर हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, थैंक sir. यू। What is Homogeneous based learner or or heterogeneous बहुत based बढ़िया, learner? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बिल्कुल वही है जो आपने स्टार्टिंग में अपनी बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ना स्टार्ट किया था। जब सिमिलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक ही टाइप की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी का लर्नर है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। एक से ही सारे के सारे मॉडल्स हैं, तो वो कहलाते हैं होमोजीनियस बेस्ड लर्नर। और जब वो अलग अलग, मतलब हर मॉडल में एक ही एल्गो यूज कर रहे हर हैं। मॉडल में एक ही एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, या हर मॉडल की जो प्रोसेसिंग प्रोसेस है वो एक ही है, या फीचर एक्सट्रैक्शन एक ही है, कोई भी पैरामीटर हो सकता है। जैसे हम सबका टारगेट है कि हम सबका टारगेट है ये समझना कि फॉर एन एग्जाम्पल कि ये सामने वाला कलर कौन सा है। अगर हम चारों पांचों लोग जितने भी यहाँ पे इस मीटिंग में हैं, पांचों लोग सिर्फ कलर समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब होमोजीनियस बेस्ड लर्नर हो गए। लेकिन हम में से कोई कलर समझने की कोशिश कर रहा है, कोई पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा है, कोई साइज समझने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सबके पैरामीटर एंड फीचर एक्सट्रैक्शन ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, तो वो कहलाएंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है। सो ये सारा का सारा इस पर डिपेंड करेगा सिमिलैरिटी, उनके ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं या डिफरेंट है, उनके पैरामीटर सिलेक्शन सिमिलर हैं या डिफरेंट है, उनके फीचर सिलेक्शन सिमिलर है या डिफरेंट है। तो सीधे आप किसी भी टर्म से यूज कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है फीचर सिलेक्शंस। अगर फीचर सिलेक्शंस कॉमन है सबके तो होमोजीनियस, और फीचर सिलेक्शन सबके अलग अलग हैं तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी और कोई पॉइंट इसमें? आप इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझते हैं। Okay, sir. The majority of ensemble techniques apply a single algorithm in a base learning, which results in homogeneity. तो बिल्कुल अच्छा दिया, एक ही एल्गोरिथम, क्योंकि एक ही टाइप का फीचर है, एक ही एल्गोरिथम। होमोजीनियस बेस लर्नर refers to the base learner of same type with similar qualities. Similar qualities, quality word का मतलब है वही फीचर्स, है ना। Other method apply heterogeneous base learner giving rise to the heterogeneous ensemble. इसमें अलग अलग एल्गोरिथम हो सकती हैं, अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बेस लर्नर हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, होमोजीनियस हो गया। अब बैगिंग पर आ जाए। ठीक है, आई सपोज द एग्रीमेंट। सो बैगिंग, तो अब बैगिंग पे बात करते हैं। Yes, sir. ये एनसेंबल का एक पहला मेथड है, और सीधी सी बात है, बैगिंग को हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। ये खास बात याद रखनी है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका भी वही है जो एनसेंबल, क्योंकि एनसेंबल का एक टाइप है, एनसेंबल का काम ही यही है एक्यूरेसी इंप्रूव करना, तो यही काम ये यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब बैगिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो, और सेकेंड बोलते हैं एग्रीगेशन। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैपिंग की बात करते हैं। ठीक है, बैगिंग भी डिवाइड हो गई दो ब्रॉड कैटेगरी में, बूटस्ट्रैपिंग में और एग्रीगेशन में। बूटस्ट्रैपिंग कहती है कि सैंपल्स क्रिएट करो वेयर द सैंपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन सेट यूजिंग द रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स। हो क्या रहा है, अब आप ध्यान से देखिए, ये टर्मिनोलॉजी किसकी बात कर रहा है? जो होल पॉपुलेशन वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा सेट। पूरे के पूरे डेटा सेट में से बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि आप उसमें से कुछ सैंपल्स उठा रहे हैं, और सैंपल आपने एक पिक कर लिया, फिर आपने उसकी जगह दूसरा सैंपल रिप्लेस किया, फिर आपने तीसरा सैंपल रिप्लेस किया। मतलब हर बार आप उसमें से एक सैंपल उठा रहे हैं, और सैंपल को उठा के एडिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मैथड हेल्प्स makes the selection procedure randomized. The base learning algorithm is run on the sample to complete the process. तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई तो पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से बताता हूं,
आपके पास एक फल वाले की दुकान पे बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपको उस पूरे के पूरे शॉप से सिर्फ 1 किलो एप्पल लेने होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप शॉप पे जाते हैं, एक एप्पल यहाँ से उठाते हैं, घुमाते फिराते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है रख देते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, घुमाते फिराते हैं, उसको रख देते हैं। तो अब व्हाट आर यू डूइंग? वी आर यूजिंग अ रिप्लेसमेंट मेथड। जो ठीक है वो आपने उठा के रख लिया, लेकिन आपने किसी को उठाया, वो उससे पहले से बेहतर लगा तो आपने वो रख दिया और पहले वाले को हटा दिया। तो पूरी की पूरी एप्पल्स की पॉपुलेशंस में से जब आपने 1 किलो एप्पल लेने हैं और आपने कोई एप्पल उठा के रख लिया और रखने के बाद आपने दूसरा एप्पल उठाया, आपको लगा ये उससे बेहतर है, तो आप इसको उठा के रख देते हैं और पुराना वाला एप्पल वापस रख लेते हैं। तो वो तो सैंपल ही दोगे ना, पूरे इतने सारे एप्पल्स में से एक एप्पल उठाया, अच्छा लगा, ठीक लगा, रख दिया। तो बूटस्ट्रैपिंग में हम यही करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये होता है ना, एक पैर रखा फिर दूसरा फेंका, ठाक ठाक, जो मिलिट्रीज करते हैं, आर्मी वाले पर्सन करते हैं, ठाक 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 ठाक। तो सैम्पलिंग वन एट अ टाइम, देन रिप्लेसिंग, पुटिंग एंड रिप्लेसिंग, पुटिंग एंड रिप्लेसिंग। तो ये चीज को उठाया, रखा, अच्छा है, ठीक है, इसकी जगह दूसरा उठा के रख लिया जो बेटर है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। बहुत जल्दी में, हाँ, जितेंद्र जी ने बहुत जल्दी ऑन करके ऑफ कर दिया माइक को, तो पता ही नहीं चल पाया कि क्लियर कि नॉन क्लियर। चलिए ठीक है। तो ये हो गई आपकी बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्रीगेशन के ऊपर। एग्रीमेंट देते रहिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एग्रीगेशन, अब ये भी बैगिंग का दूसरा प्रोसेस है। अच्छा, बैगिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना? बैगिंग का मतलब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चीज़ों को भरते हैं, किसी जगह पर रखते हैं। एनसेंबलिंग का मतलब मॉडल्स को एक साथ रखना, और बैगिंग का मतलब भी यही है कि वहाँ पर आप चीज़ों को कलेक्ट करना चाहो, बैगिंग कर रहे हो। सो एग्रीगेशन इन बैगिंग इज डन टू इनकॉर्पोरेट ऑल पॉसिबल आउटकम्स of the prediction and randomize the outcome. Without aggregation, prediction will not be accurate because all outcomes are not put into the consideration. Therefore, aggregation is based on probability, bootstrapping procedure, or on the basis of all the outcomes of predictive model. यानी कि जो हमने बैगिंग किया वो सैंपल्स पे किया, इनपुट डेटा सैंपल्स के बेसिस पर किया, और जो एग्रीगेशन प्रोसेस किया वो किस पर किया? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन पर। इन बैगिंग इज डन टू इनकॉर्पोरेट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द प्रेडिक्शन एंड रैंडमाइज द आउटकम। हम क्या करते हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उन पॉसिबल आउटकम्स को हम इसमें रैंडमाइज करते हैं। So without aggregation, prediction will not be accurate because all outcomes are not put into the consideration. Therefore, the aggregation is based on the probability of bootstrapping procedure or on the basis of all the outcomes of the predictive model. इसमें हमने क्या किया, अब बिल्कुल इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा हो गया जैसे कि बूट स्ट्रैपिंग में हमने रिप्लेसिंग करी, मतलब एक सेब उठाया, उसे रख दिया, चेक करा, खराब है तो रख दिया, फिर दूसरा उठाया, मतलब खराब है तो बाहर निकाल दिया, फिर हमने एक सेब उठाया, फिर दूसरा सेब उठाया, उसे रखकर फिर तीसरा सेब उठाया, बाकी के 2 सेबों को रखा। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट चला। और एग्रीगेशन में हमने एक ही बार में सारा डेटा उठा लिया। हाँ, एग्रीगेशन ने हमने सारा नहीं उठाया। एग्रीगेशन को बड़ा सिंपली समझिए। एग्रीगेशन ने क्या किया, बूटस्ट्रैपिंग प्रोसीजर में प्रोबेबिलिटी लगा दी। मतलब आप जो सेब उठाने जा रहे हैं उन सेब के अच्छे और ख़राब होने की पॉसिबिलिटीज आइडेंटिफाई कर ली। यानी कि पूरे के पूरे जितने भी आपके पास सेब थे उन सेब में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इनमें से कितने सेब के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो एग्रीगेशन एक्शन से रिलेटेड है। एग्रीगेशन एक्शन से मतलब एग्रीगेट किया प्रोसेस को। कैसे एग्रीगेट किया? उन्होंने ये बताया कि जो भी आउटकम आएगा, आपका टारगेट क्या है एप्पल को उठाने का? टारगेट है कि एप्पल ठीक होना चाहिए। तो जो टारगेट था आपका, उस टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आप 1000 के एप्पल हैं तो 1000 में से 20 एप्पल्स के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जितनी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होंगी उन पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज को हम एग्रीगेशन प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से समझिए, बूटस्ट्रैपिंग सैंपल को रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट कर करके चेक करते हैं, ठीक वाले को रख लेते हैं। सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, एक उठाएंगे सैंपल, चेक करेंगे,
पहले वाले से अगर बेहतर होगा तो रिप्लेस कर देंगे, नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, पहले वाले से बेहतर होगा तो रखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। यही चीज़, बेहतर तो रिप्लेस कर दो, बेहतर नहीं है तो छोड़ दो। और इसमें हम क्या करते हैं, एग्रीगेशन में ये करते हैं कि जितने इसमें एप्पल हैं उन सब में सब एप्पल्स के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब आप किसी शॉप पर रुकते हैं एप्पल वाले की, तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका ह्यूमन ब्रेन पहले ही चेक कर लेता है कि इसके एप्पल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। Exactly. So you are doing on what? You are doing on probability of what? Bootstrapping. अब आप जाके वहां पे बूटस्ट्रैपिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपने क्या कर लिया, आपने ठेले को देख एग्रीगेशन पहले एग्रीगेशन इंप्लीमेंट करा, फिर हमने बूटस्ट्रैपिंग। वही बड़ी स्वीटली वो लिख रहा है, देयरफॉर द एग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ बूटस्ट्रैपिंग प्रोसीजर और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ द प्रेडिक्टिव मॉडल। यही वो कह रहा है। अभी ठीक है, कोई डाउट? ठीक, बिल्कुल ठीक। सर एक्सक्यूज मी, इसमें सर हम सैंपल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, ना कि मॉडल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। डेटा सेट जो है डेटा सेट्स का जो हमने डिवीजन किया है, जो सैंपल्स हैं डेटा सेट्स के, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं। जो ऐसा नहीं है कि जो वो ग्रुप ऑफ मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं उनको वन बाय वन चेक कर रहे हैं एंड मॉडल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। मॉडल्स को तो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं ना सर। ये अब जो वर्ड्स है ना, ये बड़े इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने अपने पूरे डेटा सेट को 20 डिफरेंट टाइप के उसमें बदल दिया, मॉडल्स में बदल दिया। फॉर एन एग्जांपल, अब शॉप पर केवल आप अकेले नहीं गए हो, आप भी गए हैं, आपकी वाइफ भी गए हैं। ध्यान से समझिएगा। अब आपकी वाइफ भी एप्पल, आप लेकिन आपने लेना 1 किलो एप्पल ही है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। आपने 1 किलो एप्पल ही लेना है। एक एप्पल आपने उठाया, उठा के देखा और देख के आपने रख दिया। वहीं आपकी वाइफ ने भी एक एप्पल उठाया और जो एप्पल आपने रखा था उस एप्पल से उनको अपना वाला एप्पल ठीक लगा, उन्होंने आपके एप्पल को रिप्लेस कर दिया। तो अगर आप केवल कहें कि केवल सैंपल साइज पे एक ही मॉडल काम कर रहा है, इट्स नॉट राइट। मल्टीपल मॉडल्स साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। अब साइमल्टेनियसली काम करने में भी, इसमें भी आप एग्जांपल समझिए सीक्वेंशियल और पैरेलल का। आप और आपकी वाइफ दोनों ही एप्पल ढूंढते जा रहे हैं, फटाफट फटाफट रखते जा रहे हैं, 1 किलो एप्पल जल्दी तैयार करें, चलो दोनों मिलकर करती है, जल्दी फटाफट एप्पल छट जाएंगे। दूसरा तरीका, पहले आपने छाटे, आपने छाटेंगे तो आपने वाइफ को दे दिए, मैंने 1 किलो ये छाटे, अब आप देख लीजिए। उन्होंने कहा सारे खराब है, मैंने तो सारे रिप्लेस करने हैं, तो उन्होंने उठा के कर दिया, तो वो गया सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल ने उसमें करेक्शन किए और पैरेलल ने क्या किया, एक साथ दोनों ने मिलकर उस चीज़ को प्रोसेस किया। अब यही प्रोसेस क्या कहलाने लगा, ये प्रोसेस है बैगिंग प्रोसेस। बैगिंग में क्या कर रहे हैं आप, बैगिंग में रिप्लेस कर रहे हैं। और बैगिंग लगाने से पहले आप क्या करते हैं, एग्रीगेशन मॉडल लगाते हैं कि ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा है। मल्टीपल मॉडल भी जाके काम कर सकते हैं, या आपकी वाइफ गाड़ी में बैठी रही, आपको बोला जाओ आप देख के आ जाओ, मुझे तो ठीक से नहीं लग रहे, यानी कि एक मॉडल ने कह दिया कि मेरी प्रोडक्टिव आउटकम ठीक नहीं है, दूसरा मॉडल कह रहा है कि मुझे लगता है शायद सस्ते मिल जाएं, कुछ छांट लेंगे, ठीक है ले लेते हैं। देखिए बहुत सीधी सी एग्जांपल है, आपके पूरे ब्रेन में चलता है ये। तो एग्रीगेशन लगा, तो एक ने एग्रीगेशन मॉडल ने क्या प्रिडिक्शन दिया, प्रोबेबिलिटी क्या दी, नॉट गुड। दूसरे ने कहा मे बी गुड, लेट्स चेक इट आउट, तो दूसरा उठ के चला गया। तो ये आपका एग्रीगेशन मॉडल हो गया। आपकी गाड़ी में 2 और लोग बैठे होते, आपके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, तो उनकी अलग राय बनती, अलग अलग। तो इस तरीके से मल्टीपल मॉडल्स मल्टीपल सैंपल्स पे काम कर सकते हैं। तो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं सेंटेंस को सैंपल्स और मॉडल्स के लिए भी। ठीक है, यस सर, यस सर। अच्छा, जैसे हमें मतलब कई बार स्टोरी टाइप की भी बन जाती है, हमने डेफिनेशन लिख दी, तो हम कुछ और ज्यादा लिखने के लिए हम इस तरीके के एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं मशीन होता। लर्निंग रियल लाइफ है, बिल्कुल जिंदगी है आपकी। तो इसीलिए आप देखेंगे ना, जैसे मशीन लर्निंग का एग्जांपल गूगल पे टाइप करके दिखाएंगे, कहीं एप्पल आ रहे होंगे, कहीं कहीं खरगोश आ रहे होंगे उनकी भी मजबूरी है, उनको भी लोगों को ऐसे ही समझाना है। तो यू कैन टेक एनी एग्जांपल, पर एग्जाम्पल लेते वक्त क्लैरिटी रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसको ब्लॉक डायग्राम की मदद से बताएं। जैसे अभी मैं एप्पल का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्रीगेशन बूटस्ट्रैपिंग का। तो आप एक बॉक्स बना दीजिए, उसमें डॉट लिख दीजिए, उनका नाम डाल दीजिए एप्पल। इधर पे आप लिख दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, लिख दीजिए मेल, इसको लिख दीजिए फीमेल, है ना, मेल फीमेल।
या हस्बैंड या वाइफ, दे सकते हैं आप एग्जांपल। बस बॉक्स बना दीजिए, उस पर लिख दीजिए हस्बैंड, इस पर लिख दीजिए वाइफ। प्रिडिक्टिव मॉडल सीधे क्रिएट कर दीजिए, वाइफ कह रही है नॉट गुड, हस्बैंड कह रहा है गुड, एग्रीगेशन हो गया। तो आप जितना इलिस्ट्रेटिव बनाएंगे, जितना इसको डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे, उतना ही लोगों को समझ में आएगा, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा। ठीक है, और बताइए। तो अभी ठीक हुआ। बैगिंग का मतलब वही है जो आप बैग भरते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। बस बैग भरने का तरीका है, भरते केवल वही चीज है जो आपको पसंद आती है ना। आपको अभी मैं कहूँ कि आपको आउटिंग पे जाना है, घूमने जाना है, मनाली जाना है, वहां पे बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, तो जरूरत नहीं है टी शर्ट की वहां पर, लेकिन टी शर्ट फिर भी अपने बैग में डालते वक्त ये देख लेंगे कि मेरे को कौन सी टी शर्ट ले जानी है, कौन सी पसंद है ना। तो बैगिंग करते वक्त आपका दिमाग काम करता है मशीन लर्निंग मॉडल्स पे। जी, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। घर में किसी भी तरीके का बच्चों का शोर आ रहा है, एक्सेप्टेबल, जब ज्यादा आएगा तो बंद कर देंगे, ठीक है। हाँ, पूरा एक्सेप्टेबल। नो सर, गो अहेड सर। नेक्स्ट बूस्टिंग सर। बूस्टिंग, ठीक, थैंक यू। तो नेक्स्ट मूव ऑन, बूस्टिंग पर आते हैं। बूस्टिंग is an ensemble technique that learns from previous predictor mistakes to make better prediction in near future। पुराना जो प्रिडिक्शन हुआ, जो आउटकम आया, उससे अब अच्छा करना है, उससे बढ़िया करना है, बूस्ट करना है किसी को। द टेक्निक कंबाइंस सेवरल वीक बेस्ड लर्नर टू फॉर्म वन स्ट्रॉन्ग लर्नर। कमजोर बच्चों को मिला के एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और उनसे कहिए सब मिलके करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी, तो सब एक दूसरे को सिखा के बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग लर्नर। दैट इज व्हाट द बूस्टिंग। सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द मॉडल। बूस्टिंग वर्क्स बाय अरेंजिंग वीक लर्नर्स इन अ सीक्वेंस such that weak learner learns from the next learner in the sequence to create better predictive models। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप लोग कहेंगे कि बेस लर्नर, वीक लर्नर, स्ट्रॉन्ग लर्नर, जैसे कि अभी ग्रुप में मैसेज आया था, इसके बारे में बता दूं ये कैसे पता चलता है। ये सारे के सारे मेथड हम कब लगाते हैं? जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा मॉडल फिट नहीं है, मतलब मॉडल हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप भी, आपकी सपोज कीजिए आपके ऑफिस में आप लोग पोस्ट पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, और कोई न्यू ज्वाइनिंग आती है, तो आप आते ही कहते हैं तो बेकार है, नहीं कहते ना। अब क्या करते हैं, वो आता है, उसको कुछ काम देते हैं, काम करने का जब वो लेके आता है तो आप उसको देख के करते हैं ओहो लगता है ये आफत आ गई अब तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है कि ये मॉडल वीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, जब आपने आउटकम देख लेते हैं तब आप डिसाइड करते हैं मॉडल वीक है। आपको देखिए आ गया वीक, फिर आप उसको बोलते हैं ऐसे नहीं करते हैं, इस पेपर को ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से फाइल बनाते हैं, फिर दोबारा लेके आओ, फिर बेचारा वो गलती करके आता है। अब तो आपको फिर पता चल के ओहो ये वीक लर्नर है, पक्की बात है वीक लर्नर है, आप डिसीजन ले लेते हैं कि वीक, यानी मॉडल टेस्ट होने के बाद बताता है कि वो वीक लर्नर है, स्ट्रॉन्ग लर्नर है, ये सीख ही नहीं रहा है। फिर आप क्या करते हैं, आपके ऑफिस में ही कोई और पर्सन है जो किसी बड़े सीरियस काम में एंगेज नहीं है, आप उसको क्या करते हैं, यार इसको ले जाओ साथ में इसके सिखाना। तो अब आपने क्या कर दिया, एंसेंबलिंग कर दी वीक लर्नर की अनादर लर्नर के साथ जो उसी के कैडर का आदमी है। आपने उसको कहा भाई इनके साथ में मिलके बैठ के कर लो, तुम दोनों कर लो इस काम को, तो आपने ग्रुप बना दिया। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप उनके आउटकम को बूस्ट कर रहे हैं। गॉट इट? तो वीक लर्नर्स का सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, उनको ग्रुप बनाते हैं, फिर उनको लर्निंग देके आप उनका स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि अगली बार एक दूसरे की जो कमी होगी वो दूसरे को बताएगा, मिलके फाइनल आउटकम लेके आएंगे। तो इसीलिए यहां पे बूस्टिंग वर्क्स बाय अरेंजिंग वीक लर्नर्स इन अ सीक्वेंस सच दैट वीक लर्नर्स लर्न फ्रॉम द नेक्स्ट लर्नर इन द सीक्वेंस टू क्रिएट बेटर प्रेडिक्टिव मॉडल। तो जो पहले लर्नर ने बना के लाया था कागज, वो अपने दूसरे साथी को जिसको आपने एसोसिएट किया उसको कहेगा भाई देखना मेरे इसमें क्या, सीक्वेंशियल एनसेंबलिंग हो गई है। ठीक है, इस सीक्वेंशियल असेंबलिंग में नीचे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बूस्टिंग टेक्स मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग ग्रेडियंट बूस्टिंग, अडैप्टिव बूस्टिंग, एडेप्टिव बूस्टिंग को एडा बूस्ट बोलते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग को जी बूस्ट बोलते हैं, और एक्स वर्ड का मतलब है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट। अब आपको ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या है, एडेप्टिव बूस्टिंग का मतलब क्या है।
ये दोनों टर्म समझ में आ जाएगी तो यहाँ पर आपको ये एडा बूस्ट भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आएगा। तो एक्स जो ग्रेडियंट वर्ड है, ग्रेडियंट बूस्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी सर्टेन पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। बूस्ट का मतलब क्या है, आप उसकी आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है उस लर्नर की लर्निंग की, यानी कि उस मॉडल की लर्निंग को वो जल्दी जल्दी सीखे, अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू करे, कि लर्निंग को बूस्ट करने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब आप किसी सर्टेन पैरामीटर पे काम करने लगते हैं, जैसे एक बच्चा क्लास में पढ़ने जाता है, उसकी मैथमेटिक्स वीक है, तो आप क्या करते हो, शाम को उसका मैथमेटिक्स का ट्यूशन लगा देते हो। तो वो मैथमेटिक्स का जो ट्यूशन है, वो ट्यूशन क्या है, वो मैथमेटिक्स का ट्यूशन बता रहा है कि ये ग्रेडियंट बूस्ट है। सिमिलरली एडेप्टिव बूस्ट के अंदर क्या होता है, एडेप्टिव बूस्ट में आप क्या करते हो, उसको वीक लर्नर्स के ग्रुप में डाल देते हैं। यानी कि जिसकी मैथमेटिक्स वीक है, तो आपने क्या किया, 4 बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी ठीक लगती है आपको, उनके साथ बैठो और सीखो वो कैसे कर रहे हैं। तो वो खुद से अडॉप्ट कर रहा है प्रोसेस को और सीख रहा है। आपने किसी पैरामीटर के पीछे एक फोर्सफुल एक्शन नहीं लगाया। तो जब फोर्सफुल एक्शन लगा दिया तो बन गया ग्रेडियंट बूस्ट, और जब आपने उसको एक अडॉप्ट खुद से अडॉप्ट करने का प्रोसेस दे दिया तो उसको बोल दिया हमने एडाप्टिव बूस्ट। सो एडा बूस्ट यूजेस वीक लर्नर इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री। देखो पैरेलल में चला गया ना डिसीजन ट्री, ऐसा ये कर रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ, विच मोस्टली इंक्लूड वन स्प्लिट दैट इज पॉपुलरली नोन एज अ डिसीजन स्टम्प्स। एडा बूस्ट इज मेन डिसीजन स्टम्प्स कंप्राइजेस ऑब्जर्वेशन कैरिंग सिमिलर वेट्स। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा, देखने के बाद से खुद से देखेगा कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अच्छा इसने ये किया, ये सही किया, इसने ये किया, गलत किया, वो डिसीजन ट्री की मदद से करेगा। जबकि जो दूसरा वाला होगा वो कैसे काम करना स्टार्ट करेगा, यहाँ सो एडा बूस्ट इज मेन डिसीजन स्टम्प कंप्राइजेस ऑब्जर्वेशन कैरिंग। तो यहाँ पर दैट इज पॉपुलरली नोन एज ग्रेडियंट बूस्ट एड्स प्रिडिक्टर सीक्वेंशियली, वो सीक्वेंशियली चीजों को बढ़ाएगा टू द एनसेम्बल वेयर द प्रीसीडिंग प्रिडिक्टर करेक्ट देयर सक्सेसर देयर बाई इंक्रीजिंग द मॉडल्स एक्यूरेसी। देखा, जो पुरानी गलती वो कर रहा है, ट्यूशन देने वाला टीचर उसको बता रहा है कि तुमने गलत किया, अब इसको फिर ठीक करो, फिर गलत किया, फिर ठीक करो, फिर गलत किया, फिर ठीक करो। एग्जाम्पल के तौर पे ट्यूशन देने वाला टीचर भी हो सकता है और कोई आपने एक अच्छा स्टूडेंट भी लगा दिया उसके साथ, वो भी, मतलब अल्टीमेटली उसकी को चेक करेगा और उसको ठीक करेगा, उसको चेक करेगा, उसको ठीक करेगा। तो ये हो गया ग्रेडियंट बूस्ट। और एडाप्टिव बूस्ट, एडा बूस्ट में क्या हो गया कि वो खुद से सबके डिसीजन देखेगा, अच्छा इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, वो खुद से लर्न कर लेगा। किस पे लर्न करेगा, जिसका आंसर उसको ठीक लग रहा होगा, जिसका उसको लगेगा कि वेट ज़्यादा है। यहाँ पर हम ठीक आंसर को बोलते हैं जिसका वैल्यू ज़्यादा आती है, वेट ज़्यादा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है उसको। जैसे किसी बच्चे के 70% आ रहे हैं तो कहेगा ये 70% वाले ने मैथ्स का सवाल सही किया होगा, मैं तो इसकी बात मानूंगा। तो उसने वेट ले लिया 70% वाले मार्क्स वाले बच्चे का और उसने कहा भाई मैं इसी की तरीके से काम करूंगा। तो अब आपको समझ में आ गया एडा बूस्ट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, ये दो तरीके के हो गए जिसमें हम एक ग्रेडियंट को इंप्रूव करते हैं और एडा बूस्ट में हम उसको डिसीजन ट्री की मदद से कराते हैं। और बोलिए, अपना एग्रीमेंट दीजिए, समझ में आया तो दीजिए, नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई इसमें क्वेश्चन? तो आपको अब समझ में आ गया ग्रेडियंट बूस्ट, एडा बूस्ट, ठीक। ये एक्सजी बूस्ट, अरे इन पे बड़े अच्छे आप देखिएगा पेपर में, कल के पेपर में ये लिखी हुई डेफिनेशंस मिल जाएंगी, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए, एग्जांपल्स आपको समझ में आ ही गए, दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए ये क्या है, ठीक है। और बताइए, और कौन सा टॉपिक था आपका जी? नेक्स्ट सर ये स्टैकिंग। अच्छा स्टैकिंग, हाँ सॉरी, स्टैकिंग, ठीक, स्टैकिंग पे आते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी बिल्कुल वही है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। स्टैक्स आप बनाते हैं ना, ये भी ensemble मेथड है, is often referred to as stacked generalization. This technique works by allowing a training algorithm to ensemble several other similar learning algorithm predictions. Stacking has been successfully implemented in regression, density estimation, distance learning, and classification. It can also be used to measure the error rate involving during the bagging. स्टैक किसको बोलते हैं?
एक के बाद एक चीज़ों को लगाते चले जाना, स्टैक करना। जैसे किताबों का आपने ढेर लगाया, एक किताब रखी, फिर दूसरी किताब रखी, फिर तीसरी किताब रखी, एंड सो ऑन। तो जब आप अपने ensemble मेथड में मल्टीपल लर्निंग एल्गोरिथम्स को परमिशन दे देते हैं कि वो लग सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, refer to as stack generalization. The technique works by allowing a training algorithm to ensemble several other similar learning algorithm predictions. आपके प्रिडिक्शन को इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद में फर्दर एल्गोरिथम लगाया और फिर उसके बाद फर्दर एल्गोरिथम लगाया, तो जब वो अलाउ कर रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैकिंग प्रोसेस। तो स्टैकिंग प्रोसेस में कैसा हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसको एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पर इसको डायग्राम की मदद से बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वही एप्पल वाला कि दे इज़ वन शॉप ऑफ एप्पल, और उस शॉप ऑफ एप्पल पे आप गए, आपने जाके एप्पल लिया, एक उठाया, उठाने के बाद आपको लगा वाओ दिस एप्पल इज़ टू गुड, लेकिन आपके साथ आपकी वाइफ भी हैं, तो अब आपने क्या किया, अब आपने अपनी एल्गोरिथम से तो एप्पल को ढूंढ लिया, परफेक्ट है, लेकिन यू हैव अ डाउट ऑन यू, ओब्वियसली होना भी चाहिए, है ना। तो वो जो डाउट था आपका अपने ऊपर, तो आपने उसी एप्पल को उठा के अब अपनी वाइफ को दे दिया, मतलब देखना जरा कैसा है। यानी कि आपने अपनी एक एल्गोरिथम लगा ली, उसके बाद आपने अलाउ किया सेकेंड एल्गोरिथम को कि आप अब चेक कीजिए क्या किया। उन्होंने उस एप्पल को उठाया, घुमाया, फिर आया, कहा ये देखिए इसकी स्टिक जो है ना, जो फाइनली इसका जो है जहाँ पे डंडी है वहाँ पर थोड़ा सा खराब पार्ट है, ये बेकार एप्पल है, हटा दीजिए, डन। सो दैट इज व्हाट one algorithm is applied, then another algorithm is allowed to check that, and by this process the apple can be the better one, मतलब by this process the result can be the better one। ये पर इसका रिवर्स, तो ये सीक्वेंशियल किस तरीके से डिफर कर रहा है ये है एंसेम्बल। सीक्वेंशियल एंसेम्बल क्या, एंसेम्बल का मतलब है कि आपने एक सर्टेन मॉडल के आउटकम पर डाउट किया, वो ठीक नहीं है, तो अब आपने मल्टीपल मॉडल्स को अलाउ किया। मल्टीपल मॉडल्स का मतलब हो गया मल्टीपल टाइप ऑफ एल्गोरिथम या सिमिलर टाइप ऑफ एल्गोरिथम। सारे मॉडल पे एक ही एल्गोरिथम लगी है, लेकिन 10 लोग एक ही काम को कर रहे हैं, है ना। अब मैं ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया, मैंने स्टैकिंग में ये बताया कि आपने अपने दिमाग से एप्पल छांटा, यानी आपके दिमाग में एक एल्गोरिथम चल रही थी कि मेरा एप्पल छांटने का मतलब क्या है, कलर। आपकी एल्गोरिथम कहती लाल दिखना चाहिए, एप्पल बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जैसे ही वो एप्पल आपने फाइनली देख लिया और कर लिया, फिर उसके बाद आपने दूसरे एल्गोरिथम को दिया, यानी कि अपनी वाइफ को दिया, उन्होंने कहा एप्पल के कलर से कुछ नहीं होता है, ये देखना पड़ता है एप्पल के टॉप पॉइंट पर और एप्पल के डाउन पॉइंट पर कहीं ऐसा तो नहीं है किसी तरह की कोई फंगस लगी हुई हो। शी इज मोर बॉदर अबाउट दैट रादर देन ओनली द कलर, गो फॉर दैट ऑल्सो। तो यानी कि उन्होंने क्या किया, दूसरी एल्गोरिथम को उसमें अप्लाई किया। तो जब एल्गोरिथम्स लगती हैं तो एंसेंबलिंग हो गई ना दो मॉडल्स की। वो सही है। मेरे क्वेश्चन स्टैकिंग में बेसिकली सर हम एक एरर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं ईच एंड एवरी मॉडल्स के लिए, जो जिसमें एरर ज्यादा होगी उसको फिर वो नेक्स्ट मॉडल चेक करेगा, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट एल्गोरिथम में जाकर सीक्वेंशियल में भी तो सीक्वेंशियल में भी सेम ही होता है। सीक्वेंशियल में भी सीक्वेंशियल का देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, सीक्वेंशियल और जो पैरेलल है, सीक्वेंशियल और जो पैरेलल है उनसे कंफ्यूज मत होइए। क्यों कंफ्यूज मत होइए, वो अलग दो कैटेगरी है, डिफरेंट है वो, बिल्कुल उन्हीं कैटेगरी के अंदर बैगिंग, बूस्टिंग और आपका ये थर्ड वाला प्रोसेस जो है स्टैकिंग आता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जैसे रिग्रेशन है, रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है, तो ये सीक्वेंशियल में ही जाएगा। लेकिन क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, अच्छा या बुरा, तो अच्छा और बुरे का डिसीजन एक साथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन में ऐसे ही जाएगा, ये अच्छे की तरफ चला गया या ये बुरे की तरफ चला गया। तो रिग्रेशन जो होता है वो सीक्वेंशियल में चला जाता है, और जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है आपके पैरेलल वाले प्रोसेस में। तो वो तो एंसेंबल के दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गए, और ये तीनों प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एडा बूस्ट, जैसे सर बूस्टिंग, जी बताएं।
जैसे सर हम बूस्टिंग में भी यही कर रहे थे, उसमें भी शायद हम मतलब चाहे वो ग्रेडियंट बूस्टिंग हो या एडेप्टिव बूस्टिंग हो, एडेप्टिव में तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप एडेप्ट कर रहा है कि कहाँ कोई बेटर है तो मैं उसकी तरफ मतलब उसको सपोर्ट करूं या जो भी है रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन के थ्रू। पर मतलब हो तो दोनों में सर, बूस्टिंग में भी यही रहा है कि एरर रेट को हमें कम करना है और स्टैकिंग में भी वही हो रहा है, सिमिलर सिमिलर पूरा बेस्ट आउटकम के लिए। एनसेम्बल मेथड का टारगेट है कि मॉडल की एक्यूरेसी, बेस लर्नर मॉडल है उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। अब फिर से समझ लेते हैं इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का, बैगिंग, बूस्टिंग एंड स्टैकिंग। ठीक है, बैगिंग जब आप प्रोसेस को करने जा रहे हैं तो बैगिंग प्रोसेस के अंदर आपने दो तरीके यूज किए। कौन कौन से दो तरीके यूज किए बताइए क्विकली। बूटस्ट्रैपिंग यूज किया है, बूटस्ट्रैपिंग और एग्रीगेशन। ठीक है, फिर आपने दूसरा मेथड यूज किया। दूसरे मेथड में आपने क्या यूज किया? बूस्टिंग में किस में गए? बूस्टिंग में सर एडा बूस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा बूस्ट एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग और ग्रेडियंट बूस्ट में गए। और तीसरा मेथड आपका स्टैकिंग आ गया। ठीक है, अब कितनी क्लैरिटी हो गई? अगर आपसे कोई एनसेम्बल के लिए पूछता तो कितना अच्छा फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। पहले मेथड के अंदर जिसमें आपने बैगिंग की थी, तो बैगिंग करने के बाद में आपने जो बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस यूज किया था और जो दूसरा प्रोसेस आपने यूज किया था एग्रीगेशन का, तो बूटस्ट्रैपिंग ने क्या किया था? उसने क्या किया था, पूरे बड़े में से अलग अलग सैंपल्स को उठाया था। एल्गोरिथम सेम लग रही थी, सब कुछ सेम काम हो रहा था, सारी चीजें वही चल रही थी, लेकिन उसने क्या किया? उठा के सैंपल्स को उठा के लगाया। मॉडल, एक मॉडल भी काम कर सकता है, सिमिलर टाइप के मल्टीपल मॉडल्स भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने पहले स्टॉप में काम किया। ध्यान से देखिएगा, यानी कि काम टारगेट किस पे था? टारगेट था सैंपल्स पर, टारगेट था, पूरा फोकस सैंपल पे था, क्योंकि सैंपल्स को उठा के रिप्लेसमेंट करके, तो प्रोसेस अलग हो गया रिप्लेसमेंट करने का। दूसरे प्रोसेस में आपने एग्रीगेशन में क्या किया? उन्होंने कहा कि सैंपल्स के सही होने की प्रोबेबिलिटी पे काम किया कि ये सैंपल्स ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो सारे मॉडल्स इस प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे थे कि ये मुझे सैंपल ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो किस सैंपल को पिक किया जाए, किस सैंपल को ना पिक किया जाए, किस एप्पल को उठाया जाए। पता 1000 एप्पल रखे हैं उसके टेबल पे, क्या आप 1000 उठा के चेक करते हैं? नहीं करेंगे ना, आप उनमें से केवल 10-20 एप्पल उठाएंगे और फिर उसके बाद में से 1 किलो ले लेंगे। यानी सैंपल के पिक करने की भी तो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना जितेंद्र जी? समझ में आ गया ना? तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसमें आपने किस में लगा दिया? उस प्रोबेबिलिटी को आपने क्या कह दिया? एग्रीगेशन कह दिया। काम खत्म हो गया आपका। एडा बूस्ट में अब आते हैं बूस्टिंग। अब बूस्टिंग में हमें क्या करना है? यस सर, ऐसे हो जी, ठीक है सर, प्लीज गो अहेड। तो अब सेकंड जो प्रोसेस आया, सेकंड प्रोसेस आया बूस्टिंग का प्रोसेस आया। बूस्टिंग में हमें क्या करना है? हमने देखा जो लर्नर है वो लर्नर वीक है, मतलब लर्नर की जो लर्निंग प्रोसेस है वो वीक है, वो आउटकम दे ही नहीं पा रहा है, उसकी एक्यूरेसी आ ही नहीं रही अच्छी। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो लर्न नहीं कर पा रहा है, मॉडल एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। हमारा टारगेट था उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने का, यानी कि उसकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने का। तो जब हमने इस बार फोकस कहाँ पे किया? इस बार हमने मॉडल की लर्निंग पर शक किया। पहले हम मॉडल की लर्निंग पर शक नहीं कर रहे थे, पहले हम ये देख रहे थे मॉडल एक्यूरेट नहीं है। लर्निंग तो उसकी ठीक है, एक्यूरेसी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, डेटा साइज में प्रॉब्लम आ रही है, सैंपल साइज में प्रॉब्लम आ रही है, हमने इस पे काम किया। लेकिन सेकंड वाले केस में हमने इस पे काम किया कि जो हमारा मॉडल है वो लर्नर नहीं है, वीक लर्नर है। ठीक है, तो वीक लर्नर को हमने क्या कहा? वीक लर्नर को कहा कि भैया या तो तुम सीखो, खुद से देखो 4 लोग कैसे कर रहे हैं काम, या उसको कहा कि तुम बैठो, तुम्हें सिखाने के लिए मैं एक आदमी लगाता हूं। तो आदमी लगा दिया तो हो गया ग्रेडियंट बूस्ट, 4 लोगों के बीच में बैठ के सीखो तो क्या हो गया? एडा बूस्ट। ठीक, थर्ड जो प्रोसेस है इसमें है स्टैकिंग। स्टैकिंग प्रोसेस में क्या हुआ कि इस बार हमने मॉडल को ये नहीं कहा कि हमारा मॉडल जो है वो मॉडल वीक है या उसकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम है। हमने क्या किया? हमने मॉडल के आउटकम पर शक किया, क्या इसका रिजल्ट परफेक्ट है? ये भी तो तीसरा रीजन हो सकता है। यानी मॉडल के साथ 3 समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या, जहां से वो डेटा उठा रहा है उस डेटा में प्रॉब्लम, दूसरा मॉडल की लर्निंग में प्रॉब्लम, और तीसरा इस मॉडल के किसी भी प्रोसेस की वजह से आउटकम में प्रॉब्लम। तो हमने शक किया कि इसका जो आउटकम आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत अच्छे लर्नर, या मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैं आप पे नहीं लेता, मैं अपना एग्जाम्पल, बहुत अच्छा लर्नर हूँ, बहुत कुछ अच्छा है मेरा, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, और मुझे सिखा रहे हैं बार बार बोलो एप्पल, पर मुझे एप्पल की जगह एडल
एडल। अब मैं लर्नर अच्छा हूं, आपकी बात को समझ रहा हूं कि मुझे एप्पल बोलना है, पर आई एम स्पीकिंग एडल, तो वेयर इज अ प्रॉब्लम। तो अब ये एडल जो आउटकम आ रहा है, अब शक हम किस पे कर रहे हैं कि जो फाइनली आउटकम आ रहा है वो आउटकम गड़बड़ है, इसको चेक करते हैं। तो इसको एडल को करेक्ट करने के लिए फर्दर एल्गोरिथम लगा दी कि जब मैं एडल बोलूं तो नेक्स्ट मॉडल जो आ जाए वो कहे कि इस एडल को एप्पल बनाओ। तो एडल में से उसने देखा डी पे प्रॉब्लम आ रही है, ए सही है, एल सही है, डेल। तो उसने करेक्शन कहाँ करना स्टार्ट किया, उसने कहा कि इसको डी को ठीक करा होगा इस पे आउटकम पे। तो ये प्रोसेस कहलाएगा मल्टीपल एल्गोरिथम लगा के उसको ठीक करने का स्टैकिंग प्रोसेस। ठीक है। इट मीन्स सर बैगिंग में हम बेसिकली जो हमारे सैंपल डेटा सेट है उस पर वर्क करते हैं, चाहे वो एग्रीगेशन के थ्रू या फिर ये बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू। नेक्स्ट बूस्टिंग में हम सर मॉडल पे काम करते हैं कि मॉडल को हमें एडेप्टिव मॉडलिंग करनी है, मतलब एडेप्टिव बूस्टिंग करनी है, एडा बूस्ट, या फिर उसका या ग्रेडियंट मॉडल पे काम करना है बेसिकली। और नेक्स्ट स्टैकिंग में हमें आउटकम पे काम करना है। तो स्टैकिंग में क्या, आउटकम पे हमने उसका आउटपुट चेक किया, लगा हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, हमने फिर उसको एक और एल्गोरिथम दे दी, फिर एक और एल्गोरिथम दे दी। तो मल्टीपल एल्गोरिथम्स हम उसको देते चले जाते हैं फाइनली जब तक कि हमारा आउटकम ठीक ना आ जाए। जैसे हमारा मॉडल कैट को कैट कहने लगे, कैट को कहने लगे नहीं 70% क्या है कैट, 30% मुझे डॉग लग रहा है। 30% का डाउट क्यों है इस मॉडल को, इस मॉडल को 30% का डाउट क्यों है, यानी कि इसको कुछ और रिफाइनमेंट चाहिए, वो रिफाइनमेंट आगे दे दिया इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नहीं, आगे का कोई और टॉपिक? तो तीनों हमने एनसेम्बल के कर लिए, वीक लर्नर भी आपका आ गया और आपका बेस लर्नर भी आपके पास में आ गया, तीनों मेथड आपके पास आ गए, एनसेम्बलिंग आपके पास आ गई, एडा बूस्ट आ गया, एक्सजी बूस्ट आ गया। और बताइए सर। अब सब आ गया सर, सर अब सब आ गया सर, बस पेपर में लिखना है। नहीं देखिए, अब देखिए हमें इतना अच्छे से समझ चुके हैं तो हम अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि सब आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र और मैं यही बातें कर रहे थे कि सब कुछ आता है, कल देखना क्या फिट नहीं होता है। देखिए हो जाएगा, बस रिलैक्स रहिए, कीवर्ड्स को पिक करिए, है ना, और कनेक्टेड रहिए। आपको पढ़ा आपने बहुत कुछ है, सीखा आपने बहुत कुछ है, बस टाइम पे आपको वो चीज़ें सब याद आ जाए।